हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और हमारी पीवाईक्यू सीरीज जो एसएससी के लिए स्टार्ट है, तो उससे रिलेटेड आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, ठीक है? तो आप ये मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी जो बाकी, इसके अलावा आज आज हमारी 10th नंबर क्लास, मतलब 10वीं क्लास है, 9 क्लास में ले चुकी हूँ। आप उसको रिवीजन कर रहे हो ना, ये चीज मुझे बताओ, क्योंकि रिवीजन करो, पेपर बहुत जल्द होने वाला है। सिर्फ एक्सटेंड हुआ है, डेट एक्सटेंड हुई है, और उसके बाद आपको पता है कि फिर कोई चीजें नहीं समझ में आती, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। लगभग 200 वर्ष पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। क्या क्या क्वेश्चन में है? लगभग 200 वर्ष पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। तो पहले तो ये जानो, कुषाण आते कैसे हैं? देखो, सबसे पहले मैंने बताया था हसीन मशूक शाह। हसीन मशूक, जब मशूक शाह सातवाहन वंश के बाद, सातवाहन जब खत्म हो जाता है, तो सातवाहन वंश के बाद कौन आता है? सातवाहन वंश के बाद कौन आता है? सातवाहन सातवाहन के बाद कौन आता है? सातवाहन के बाद आते हैं आईएसपी के, इंडो ग्रीक। पहले दो दो उसमें आते हैं, इंडो ग्रीक भी आते हैं, आई एस पी के, आईएसपी के आते हैं, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले आते हैं, इनको इंडो ग्रीक बोलते हैं। आई मतलब इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी, ठीक है? ये मतलब दो फेज में आते हैं, जो मतलब हिंद यूनानी थे, एक तरह से इंडो ग्रीक। इसको क्या बोलते हैं? इंडो ग्रीक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडो ग्रीक, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? इंडो ग्रीक, ठीक है? तो ये ना दो चरण में भारत में आते हैं। पहले पहले चरण में कौन आता है? फर्स्ट टाइम आता है, फर्स्ट टाइम आता है। ये कहाँ से आते हैं? ये ऊंची कबीला से आते हैं। ये भी पूछता है, ये ऊंची कबीला से आए थे। अरे यार, कहाँ से आए थे? ये ऊंची कबीला से आए थे, ऊंची कबीला से आए थे। ये दो चरण में आते हैं। पहले कौन आता है? पहले आता है डिमेट्रियस। कौन आता है? डिमेट्रियस। पहला कौन आता है? पहला आता है डिमेट्रियस। डिमेट्रियस आता है। ये कौन था? ये मतलब ये ऊंची कबीला से आता है, ये संस्थापक था। ये जो ऊचन कबीले, यहाँ यवन वंश का राज था। यवन वंश का, ऊंची कबीलों में किसका राज था? तो यवन वंश का था। डिमेट्रियस आता है, ठीक है? इसके बाद और इसमें फर्स्ट मतलब एक तरह से संस्थापक होता है, संस्थापक यही होता है। और प्रतापी मतलब फेमस, फेमस कौन होता है? वो होता है मिनांडर। कौन होता है? फेमस होता है मिनांडर। कौन होता है फेमस? कौन होता है? तो फेमस होता है मिनांडर, ठीक? फेमस होता है मिनांडर। और कहाँ का था मिनांडर? इसमें से फेमस कौन रहता है? मिनांडर। इस सबसे पहले, और इस काल में सबसे ज्यादा मतलब सिक्के चलाए जाते हैं, कॉइन मतलब सोने के सिक्के। सोने के सिक्के चलाए जाते हैं इसी काल में। और ये सबसे प्रतापी शासक मिनांडर था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो जो मिलिंद पन्हो है ना, मिलिंद लिंद पन्हो, मिलिंद पन्हो और नरसिंह और जो नागसेन के बीच में जो वार्तालाप है, इसके राइटर कौन है? नागसेन। इनके बीच में वार्तालाप होता है, इसी से हमें इसी से हमें इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है? इसके बाद आता है सेकंड चरण में आता है कुडल कडफिसेस। सेकंड चरण में कौन आता है? कुडल कडफिसेस आता है, ठीक है? इसके बाद कुडल कडफिसेस आता है। और
बिना मतलब उसमें से प्रतापी, एक सेकेंड, और दूसरे चरण में कौन आता है? दूसरे चरण में आता है यूकेट्राइस। यूकेट्राइस आता है। यूकेट्राइस मतलब भेजता है किसको? आपने पता है पुष्पमित्र शुंग के शासनकाल में कौन आता है? तो पुष्पमित्र शुंग के साथ हेलियोडोटस आता है। कौन आता है? हेलियोडोटस। हेलियोडोटस हेलियोडोटस आया था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसने भागवत धर्म को अपनाया था। भागवत धर्म को अपनाया। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? गरुड़ ध्वज से मिलती है। कहाँ? गरुड़ ध्वज। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक, ये कहाँ है? ये है एमपी में। ठीक है, तो जब ये पहली बार आते हैं तो पहली बार इनकी राजधानी क्या रहती है? क्वेश्चन क्या था? इसके बाद मैंने बताया था इंडो ग्रीक, पहले आइस में इंडो ग्रीक आए। इसके बाद आते एस से आएंगे शक। एस से कौन आएगा? शक। शक का आगे क्वेश्चन आएगा, मैं उसमें पूरा शक के बारे में बता दूं। इसके बाद आएंगे पहलव। पहलव के बाद ये आएंगे पहलव। क से आएंगे कुषाण। ठीक, क से आएंगे कुषाण। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मतलब इसमें कुषाण में पहले बात तो, एक सेकंड रुकना, देखो कुषाण वंश, इसमें फेमस राजा बताओ कौन सा था? चौथी बौद्ध संगीति इसके शासनकाल में होती है। कुषाण वंश। ठीक है, कुषाण वंश। ठीक है, इसका ये कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, ये ऊंची कबीला से, ये भी ऊंची कबीला से ही आए थे। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो जो यमुदरिया गंगा है वहां से तो इसकी पहली बार में, तो इसका पहले तो ये पूछता है संस्थापक। इसका संस्थापक कौन था? संस्थापक था, इसका संस्थापक कौन था? कन्फ्यूशियस। कौन था? कुजल कन्फ्यूशियस। एक सेकेंड, कुजल कन्फ्यूशियस। इसका संस्थापक कुजल कन्फ्यूशियस। ये कौन से धर्म को मानता था? ये शैव धर्म का अनुयायी था। शैव धर्म को मानता था। ठीक है, और इसने इसकी कैपिटल, इस समय पे इसकी कैपिटल का, तो पहली बार इसकी कैपिटल क्या थी? पेशावर थी, जिसको पुरुषपुर पहले बोलते थे। पेशावर थी। क्या बोलते थे पहली बार? तो इसकी राजधानी क्या थी पहली बार? इसकी पहली बार राजधानी क्या थी? तो पहली बार राजधानी थी पेशावर। क्या थी? पुरुषपुर। पेशावर। पेशावर, जिसको क्या बोलते? पुरुषपुर बोलते थे। पुरुषपुर। ठीक है, इसके बाद ये सबसे पहले ये सबसे ज्यादा क्या करवाता है? सब सर्वाधिक सोने के सिक्के, सोने के सिक्के इसी के शासनकाल में चलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें सबसे प्रतापी कौन था? प्रतापी था कनिष्क। कौन था प्रतापी? कनिष्क। कौन था प्रतापी? कनिष्क। ठीक, अब कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसका ये कब आया था? इसने जो अभी 78 शक संवत की शुरुआत की थी, इसने क्या क्या किया था? फटाफट इसको लिख लो। शक संवत स्टार्ट कब किया था? 78 एडी में। ठीक है, इसने फोर्थ बौद्ध संगीति की थी। संगीति मतलब हुई थी इसके शासनकाल में। मतलब ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये भी बौद्ध धर्म को मानता था। फोर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कुंडल
कुंडल वन कश्मीर में, कुंडल वन कश्मीर। इसके बाद जो बौद्ध धर्म है, इसके बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया? 2 भागों में। कौन कौन से? हीनयान, महायान। हीनयान, महायान। ये कौन से उसका था, मतलब एक तरह से मतलब कौन से धर्म को ये मानता था? तो ये था महायान का, कनिष्क। ठीक, आगे कुछ और जानकारी इसके बारे में लिख लो। देखो, मैंने बताया शक संवत की शुरुआत करता है, और पहले से यह पुष्प ये सबसे पहले किसको हराता है? पहले यहाँ पुष्प मतलब वशुमित्र किसके अध्यक्ष, जो बौद्ध संगीति होती है, इसी में लिख देते। बौद्ध संगीति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पूछता है। अध्यक्ष कौन रहता है और उपाध्यक्ष कौन रहता है? तो अध्यक्ष रहते हैं वशुमित्र, और वशुमित्र और उपाध्यक्ष रहते हैं अश्वघोष। इसके मतलब उसमें मतलब एक तरह से इसके उसमें शासन काल में वो आया था, क्या नाम है, बाहरी मतलब एक तरह से जो मतलब इसके शासन में, इसके राज्य में 4 लेखक थे। कौन कौन से? अश्वघोष थे, अश्वघोष तो मैंने लिखा ही दिया। वशुमित्र भी थे, और कौन थे? चरक थे सबसे फेमस। इसके बाद नागार्जुन थे। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि इन्होंने क्या, नागार्जुन ने क्या लिखा है? नागार्जुन ने लिखा है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्र। इसमें मतलब शून्यवाद का सिद्धांत है ये, शून्यवाद सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद चरक ने भारत का आइंस्टीन बोला जाता है। चरक संहिता लिखी थी। चरक संहिता ये क्या थे? ये आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, आयुर्वेद डॉक्टर। ठीक है, आयुर्वेद डॉक्टर थे। इसके बाद अश्वघोष ने क्या लिखा? बुद्ध चरित्र इन्होंने ही लिखा है। और वशुमित्र ने लिखा था महाविभास इन्होंने लिखा था। ठीक है, और क्या बता सकते हैं इसमें? इसके शासनकाल में इसके मतलब इस शासनकाल में हिपल्सन, जो मानसून की खोज होती है, मानसून की खोज कौन करता है? हिपल्सन नाम का व्यक्ति करता है। और ये जो कनिष्क था, ये रेशम मार्ग पर अधिकार करने वाला और टैक्स लगाने वाला पहला शासक था। इंपॉर्टेंट ये भी है, रेशम मार्ग पर टैक्सेशन स्टार्ट कनिष्क। ठीक है, ये पूछ लेता है। और इसके बाद फिर जब कनिष्क का शासनकाल समाप्त होता, फिर उसके बेटे होते, फिर वो ना मतलब वहीं से फिर जो कुषाण वंश है धीरे धीरे छोटे छोटे सामंत में बढ़ जाता है, और मतलब आगे जाके ये छोटे छोटे उसमें बट जाता है। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें हैं, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 78 में शक संवत स्टार्ट होता है। चौथी बौद्ध संगीति इसी के समय होती है। मैंने बता दी इसके शासनकाल में कौन थे? अश्वघोष थे, चरक थे, नागार्जुन थे, वशमित्र थे। ठीक है, प्रताप इसने प्योर गोल्ड कॉइन स्टार्ट इसी के शासन में क्या सबसे प्योर गोल्ड कॉइन, चलो ये भी यहाँ भी फिर से लिख लो, प्योर गोल्ड कॉइन एंड सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन। ठीक,
चलिए आप क्वेश्चन में आते हैं। अभी मैंने क्या बताया, तो लगभग 2000 वर्ष पहले, क्वेश्चन क्या था, लगभग 2000 वर्ष पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। पहले क्या थी, पुरुषपुर, पहले क्या थी पुरुषपुर, अभी पेशावर, पुरुषपुर, पहले क्या थी, अभी मैंने बताया पेशावर, ठीक। और दूसरी क्या थी, मथुरा, दूसरी क्या थी, मथुरा। अच्छा दूसरी को बता, दूसरी क्या थी, मथुरा थी, दूसरी क्या थी, मथुरा थी, ठीक, मथुरा। और फर्स्ट कौन थी, फर्स्ट पेशावर, इसको पुरुषपुर भी कहते हैं, ठीक। और सेकंड कौन थी, मथुरा थी, ठीक। आगे चले, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना। क्या लिखा है, घटोत्कच, गुप्त वंश, ISPKPKISS से जब कुषाण वंश खत्म होता है तो उसके बाद ही गुप्त वंश का मतलब उदय होता है। जो मतलब एक तरह से कुषाण वंश के सामंत मान सकते हैं, सामंत होते हैं गुप्त वंश, ठीक है। तो पहले तो इसके बारे में देखो, गुप्त वंश बहुत ज्यादा भी नहीं बताऊंगी, आगे फिर इसके क्वेश्चन आएंगे वो गुप्तोत्तर काल में, तो फिर उसमें बहुत सारी बताऊंगी, कुछ कुछ इसमें इधर भी है। देखो पहले, देखो पहले गुप्त वंश क्या होता है, गुप्त वंश, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। पहले तो ये पूछता है ये किसके सामंत थे, सामंत किसके थे, कुषाणों के, कुषाणों के सामंत थे, ठीक है। इसका सबसे पहले संस्थापक कौन होता है, कौन होता है, तो संस्थापक होता है श्रीगुप्त, कौन होता है, श्रीगुप्त, श्रीगुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त का फिर बेटा कौन होता है, श्रीगुप्त का बेटा होता है घटोत्कच, घटोत्कच। इसके बाद इसका बेटा कौन होता है, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा कौन होता है, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का बेटा कौन होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, सेकंड, ठीक है। इसके बाद फिर क्या बोलते, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद होता है, क्या नाम है उसका, अरे यार, अरे यार, मतलब और भी फिर होते हैं, पर मेन कुमार गुप्त, मतलब मतलब इसके बाद होता है जैसे कुमार गुप्त होता है, कुमार गुप्त, फिर बहुत सारे सारे होते हैं, और ठीक है। इसके बाद लास्ट रूलर ये भी रखो, लास्ट रूलर कौन होता है, तो लास्ट होता है, लास्ट रहता है विष्णुगुप्त, कौन, विष्णुगुप्त, अरे यार, इनका नाश मतलब एक तरह से इनको खत्म कौन करता है, इनको खत्म करता है हुंडों का आक्रमण, हुंडों को आक्रमण इनको खत्म कर देता है, हुंडों को मतलब एक तरह से वर्धन बोलते हैं आगे जाके, ठीक है। तो मैंने बता दिया संस्थापक, स्थापना कौन किसने की थी, श्रीगुप्त ने की थी। उनका बेटा कौन हुआ, घटोत्कच हुआ, घटोत्कच हुआ, घटोत्कच का बेटा कौन हुआ, चंद्रगुप्त फर्स्ट हुआ, चंद्रगुप्त का फर्स्ट बेटा कौन रहता है, चंद्रगुप्त की शादी किससे, चंद्रगुप्त इसी को मतलब जो चंद्रगुप्त होता है इसी की बेटी जो होती है, क्या नाम है, ये चंद्रगुप्त फर्स्ट को ही मतलब वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, इसको बोला जाता है वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, ठीक है, वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। भारत का नेपोलियन इसको बोला जाता है, नेपोलियन, ठीक है। अश्वमेध कर्ता, लिच्छवी, दोहित्री का मतलब चट, ये है विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, ठीक है। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, नालंदा, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा
यूनिवर्सिटी कुमार गुप्त ने बनवाया था, ठीक है। और क्या बता सकते हैं, गुप्त वंश मैंने बता दिया, श्रीगुप्त था, चंद्रगुप्त, ये राजा के रूप में, चंद्रगुप्त जो फर्स्ट है राजा के रूप में धारण किया। और गुप्त वंश का प्रतिष्ठा विवाह, इसका विवाह भी पूछता है, इसका विवाह किससे हुआ था? इसका विवाह होता है कुमार देवी से, कुमार देवी, ठीक है। इसका विवाह होती है, ये कहाँ की रानी थी? लिच्छवी की, लिच्छवी की, ठीक है। इसीलिए जब समुद्रगुप्त होता है ना, तो वो लिच्छवी दोहित्री का मतलब एक तरह से उपाधि धारण करता है अपनी माँ के कारण ही। लिच्छवी दोहित्री मतलब दोहित्र मतलब उपाधि धारण करता है। समुद्रगुप्त के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल है, मैं उसको किसी क्वेश्चन में बता दूंगी जब आगे क्वेश्चन आएगा तो। बाकी कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त फर्स्ट वास्तविक संस्थापक था। बाकी गुप्त वंश का वैसे संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था, पर माना जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट को। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में इसमें जान लो। क्वेश्चन क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय, देखो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड एक तरह से क्वेश्चन क्या होता है? चंद्रगुप्त द्वितीय पहली बात तो किसका बेटा था? ये समुद्रगुप्त का बेटा था। किसका? देखो समुद्रगुप्त के दो बेटे होते हैं। समुद्रगुप्त किसके कितने बेटे होते हैं? दो बेटे होते हैं। एक होता है, दो बेटे हुए रामगुप्त और एक होता है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। फिर क्या होता है? रामगुप्त की जो पत्नी रहती है, क्या नाम था इसकी पत्नी? इसकी पत्नी कौन रहती है? प्रभावती, नहीं सॉरी, प्रभावती उसकी बेटी थी। इसकी जो पत्नी रहती है देवी, देवी ये इसको पसंद करती है, ठीक है। तो जब ये पसंद करती है, इसी कारण ये अपनी मतलब साजिश के कारण इसको मरवा देती है। ये उसको मार दिया, मरवा दी, ठीक है। इसके बाद फिर अब ये अकेला बचा, इसके बाद ये मतलब इससे शादी कर लेती है, इन दोनों की शादी हो जाती है और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब राजा बन जाता है, ठीक है। और चंद्रगुप्त के 9 रत्न थे। चंद्रगुप्त शासन के उसमें शासन में, उसके शासन में कितने थे? इस 9 रत्न, 9 रत्न, 9 रत्नों में से सबसे फेमस हमारे आपके लेखक कौन है? कालिदास। कालिदास थे, धन्वंतरी थे, कौन थे? कालिदास थे, धन्वंतरी थे, धनवंतरी, अमर सिंह थे, कुछ इंपॉर्टेंट है जो मतलब पूछता रहता है। अमर सिंह थे। कालिदास की फेमस बुक अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी हुई है। और वराह मिहिर खगोल शास्त्र थे, वराह मिहिर थे, वराह मिहिर थे। कालिदास की फेमस बुक कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी फेमस बुक है। इसके बाद और इसने शकों को कंप्लीटली खत्म किया था। इसने शकों को पूरी तरह से खत्म कर दिया, पूरी तरह से इसने खत्म कर दिया था। चांदी के सिक्के चलवाए थे, चांदी के सिक्के स्टार्ट, ठीक है। इसके बाद अब क्वेश्चन क्या पूछता है? निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासक घटोत्कच का उत्तराधिकारी बना? घटोत्कच का उत्तराधिकारी तो पहले हमने बताया श्रीगुप्त उसका संस्थापक है। इसके बाद आता है घटोत्कच, घटोत्कच के बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। कौन आता है? चंद्रगुप्त प्रथम। आंसर क्या होगा? बी नंबर, ठीक है यार। इसे गुप्त काल को गुप्त काल एरा को गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है, गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। और मैंने बता दिया कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था। स्कंदगुप्त हुंडों के सब आक्रमण का। बाकी अगला क्वेश्चन है, अब बचा है समुद्रगुप्त के बारे में। अगले क्वेश्चन में मैं किसी क्वेश्चन आएगा गुप्ता डायनेस्टी से तो उसमें बता दूंगी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोल वंश के संस्थापक जिन्हें शाही चोल कहा जाता है, विजयालय 9वीं शताब्दी में थे। तो ये निम्नलिखित कौन से कथनों पर विचार करें, दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ए नंबर, तो पहला तो सही है। उत्तर भारत में शासकीय शासन करने पर महत्वपूर्ण राजवंशों में एक गुर्जर प्रतिहार था, ये भी सही है। पालों के पश्चिम भारत राष्ट्रकूट शुरुआत, और ये गलत है। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड। कौन होगा? फर्स्ट और सेकंड। ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन जब आएगा गुर्जर प्रतिहार, इन सब की बस गुर्जर प्रतिहार के बारे में आप ये त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच में होता है, तो गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूटों और पल्लवों के बीच में, पाल के बीच में, मतलब ये त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, जिसे जीतता कौन है, इसे बाद में गुर्जर प्रतिहार इसको जीत जाते हैं। ठीक है। और गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक कौन था? इसका तो नागभट्ट था। इसकी कैपिटल क्या थी? तो भीम नमल थी इसकी कैपिटल। राष्ट्रकूट रोड का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट का संस्थापक दंती दुर्ग था। और इसकी मतलब कैपिटल क्या थी? मान्यखेत इसकी राजधानी थी। क्या थी? मान्यखेत इसकी राजधानी थी। इसके बाद आता है पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था गोपाल। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन लोग केवल व्यापार करने की मानसिकता से भारत में आए थे। यह सिलसिला निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश द्वारा शुरू किया गया था? क्वेश्चन क्या पूछ रहा कि आपको पता है कि सबसे पहले हमारे देश में अटैक जब होता है, मतलब जब मतलब एक तरह से अंग्रेजों का शासनकाल जब शुरू होता है, मतलब तो सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले कौन आता है? पुर्तगाली आते हैं। इसके बाद आते हैं, तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, इसके बाद फ्रेंच आते हैं। तो सबसे पुर्तगाली में भी सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ पहुंचता है? कालीकट में उसकी मतलब एक तरह से क्या बोलते उसको, उसकी मतलब उसका वेलकम कौन करता है? तो वहां के राजा मुरोइन उसकी मतलब अच्छे से एक तरह से वेलकम करते हैं उसका अच्छे से। ठीक है। इसके बाद उसी को, इसीलिए कालीकट पहुंचता है, उसी को बोलते हैं कि जो पुर्तगालियों ने ही भारत की किसने खोज की थी, तो वास्को डी गामा बोला जाता है ना। तो वास्को डी गामा कहाँ पर पहुंचा था? तो कालीकट में। ठीक है। तो देखो ये पहला कौन आता है? पहले आते हैं पुर्तगाली, एक सेकंड, पहले आते हैं पुर्तगाली, फिर आते हैं डच, कौन आता है? फिर डच। इसके बाद आते हैं अंग्रेज, इसके बाद आते हैं फ्रेंच, फ्रांसीसी मतलब जिसको बोलते हैं फ्रांसीसी, फ्रांस से आए थे, फ्रांसीसी आए थे। ठीक है। और पुर्तगालियों में भी सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा। पुर्तगालियों में भी सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा। इसके बाद कब आता है? 1498 में आता है। कब आता है? 1498 में आता है। इसके मतलब इसका वेलकम ये पूछता है कि कहाँ पहुंचा था, सबसे पहले पूछते हैं कहाँ पहुंचा? कालीकट। इसका वेलकम किसने किया? वेलकम किया था, अरे वो जो जमोरिन राजा ने। ठीक, जमोरिन ने बहुत अच्छे से इसका वेलकम किया था। इसके बाद पुर्तगालियों में एक और चीज याद रखो, इसमें पुर्तगालियों में एक फेमस राजा होता है डी अल्मेडा। क्या नाम था? डी अल्मेडा। देखो ये इसके बाद ये रहता है, इसके बाद यहाँ से फिर लेके जाता है वो काली मिर्च और मसाले लेके जाता है। जब देखता है कि हमारे देश में बहुत ज्यादा इसकी कीमत है, तो फिर से ये दोबारा आता है। तो पहली बार ये कब आता है? 1900 मतलब 1498 में, और दोबारा आएगा 1905, वो 1505 में आएगा। अब दोबारा कब आएगा? सेकंड टाइम आता है 1405 में। कब आएगा? 1405 में सेकंड।
इसके बाद यहीं पहले ये लोग व्यापार करते हैं। इसके बाद 1410 में फिर गोवा को ये लोग जीत लेते हैं और गोवा को अपनी अपनी प्रॉपर राजधानी बनाते हैं। और इसके बाद ये रिटर्न चला जाता है। इसके बाद ये फिर से आता है 1523 में और 1524 में इसकी वही मृत्यु हो जाती है, मतलब भारत में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी में एक फेमस राजा कौन था? डी अल्मेडा। डी अल्मेडा डी अल्मेडा को किस लिए जाना जाता है? डी अल्मेडा को जाना जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए। किसके लिए? ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए। मतलब ये कि जो हिंद महासागर था, जो हमारे आसपास के एरिया, जो भी वहाँ दूसरे देश के जहाज जाते थे व्यापार से, तो वहाँ उसके ये टैक्स लेता था। तो वही कि समुद्र पर नियंत्रण करने वाला पहला शासक कौन था? तो डी अल्मेडा था। इसीलिए इसकी ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं डच कब आते हैं? 1602 में। कब आते हैं? 1602 में आते हैं। कहा? 1602 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपना पहला कारखाना खोला था। मसूलीपट्टनम कहाँ खोला था? मसूलीपट्टनम में। इसके बाद आते हैं अंग्रेजों को देखो आते तो मतलब देखो जो अंग्रेजों में, एक सेकेंड देखो, ब्रिटिश में कंपनी कौन बनी थी? ईस्ट इंडिया। ये बनती कब है कंपनी? तो ये बनती है 1590 में। कब बनती है? 1590 में। ठीक है। परंतु ये आती भारत कब आती है? तो भारत आती है 1600 में। कब आती है? 1600 में। ठीक है। और तो जब भारत आती है तो इसकी पहली बार कौन आता है? पहली बार सबसे पहले 1608 में आता है, विलियम हॉकिंस आता है। कब आता है? विलियम हॉकिंस 1608 में। ये मतलब जहांगीर से व्यापार करने के लिए ऐसे मतलब जगह चाहता है कंपनी अपनी स्टैब्लिश करने के लिए, तो पर जहांगीर से ये मतलब इस चीज को पाने में सफल नहीं रहता है। इसके बाद अगला राजा आता है। इसके बाद अगला आता है 1611 में। जब ये नहीं पाते मतलब एक तरह से स्टैब्लिश करने के लिए, तो फिर 1611 में ये लोग अपने टेम्परेरी 1611 में ये लोग अपनी कंपनी की स्थापना कर देते हैं। कहाँ? मसूलीपट्टनम में। 1611 में टेम्परेरी कंपनी स्टैब्लिश। कहाँ? मसूलीपट्टनम में। यही जहां मतलब डच की थी, मसूलीपट्टनम में। स्वाली किसके पुर्तगाली प्लस ब्रिटिश, पुर्तगाली और ब्रिटिश के बीच में ये स्वाली का युद्ध होता है। और फिर स्थाई कंपनी पहली बार सूरत में खोलते हैं। पहली बार ये लोग कहाँ खोलते हैं? तो पहली बार अपनी स्थाई कंपनी सूरत में खोलेंगे। इसके बाद विनर कौन? ब्रिटिश और सूरत स्टैब्लिश स्थाई। ये स्थाई मतलब स्थाई कंपनी कहाँ खोलेंगे? तो ये लोग सूरत में खोलेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि यूरोपीय लोग केवल व्यापार करने की मानसिकता से भारत में आए थे। ठीक है। पहले व्यापार करने की ही मानसिकता से वास्को डी गामा आता है। फिर जब वो दोबारा आता है तो उसके बाद जो उसके बाद जैसे डी अल्मेडा, तो ये ना जब डी अल्मेडा आता है तो वो लोग पहले सिर्फ व्यापार करते, पर फिर बाद में वो लोग ना आपस में मतलब ऐसे कि उन लोगों के मन में आ जाता है कि अब हम लोग ना यहाँ, इनमें सबसे एक फेमस आता है राजा अरे वो
डी अल्मेडा जब आता है तो इसके बाद ये लोग ना आसपास के जो भी एरिया थे, क्योंकि अंग्रेज ना बढ़ रहे थे, अंग्रेज मतलब युद्ध कर करके क्षेत्र अपना अधिकार कर रहे थे, तो ये लोग भी इसी के कि अब हम भी यहाँ अपना मतलब एक तरह से राज्य बनाएंगे, अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे, एक तरह से अभी तक सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से थे, अब ये पॉलिटिकली भी अपने आप को डेवलप कर रहे थे। तो 1509 में गोवा को जीते और 1510 में पहली बार इन्होंने गोवा को अपना राजधानी बनाई थी। ठीक है। यूरोपियन में लोगों को व्यापार करने की मंच यूरोपीय द्वारा शुरू किया गया था। डच, फ्रेंच, पुर्तगाली या आंसर क्या होगा? ब्रिटिश। क्या होगा? ब्रिटिश। ठीक, चले अगला क्वेश्चन है। गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधनों जो धातु कर्म कोयला है, में बिंदी बिंदी स्टैब्लिश है, मतलब गोंडवाना लैंड कहाँ स्थित है? तो आपको पता है कि जब हमारा मतलब भारत कैसे बना है, भारत देखो मैंने बताया था कि ये था पेंथिलासा, देखो ये था पेंजिया, और इसके ऊपर था जब ये तो ये था बीच बीच में पेंजिया, ये था बीच में पेंजिया, ये इधर था पेंथालासा, पेंजिया, पेंजिया, ये था पेंथिलासा, पेंथालासा। फिर तो फिर मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत समय के बाद ये धीरे 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 दो भागों में टूट गया, दो भागों में टूट गया, तो ऊपर वाला भाग बन गया लॉरेशिया, लॉरेशिया, और नीचे वाला भाग गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक है। यही गोंडवाना लैंड आगे जाके धीरे धीरे मतलब समुद्र, मतलब समुद्र के पानी से बहते 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 आगे जाके इंडिया में डेवलप हो जाता है, मतलब एशिया बनता है। यही गोंडवाना लैंड आगे जाके क्या बनेगा? हिमालय पर्वत बनता है, और एशिया डेवलप होता है और इंडिया बनता है। ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन जो धातु कर्म कोयला है, डैश डैश से स्टार्ट होते हैं सेम। तो देखो अभी मैंने बताया कि ये चीजें जैसे गोंडवाना, तो जब भी पहले जैसे जब हमारी अर्थ बनी तो क्या था, तो मैंने बताया था कि बहुत समय पहले यहाँ क्या थे, बहुत सारे क्या नाम था उनका, जीवाश्म, सारे जीवाश्म, जो भी चीजें खत्म हो जाती है तो वो जीवाश्म बन जाता है। तो कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो कोयला तो हमें जीवाश्म से प्राप्त होता है। और कैसे प्राप्त होता है? तो जब किसी मतलब किसी अर्थ में जब कोई चीज पृथ्वी मतलब मिट्टी के अंदर दब जी, और उसके लिए उसमें जब बहुत ताप, बहुत दाब, बहुत समय लग जाए, बहुत ताप और बहुत दाब के कारण जैसे वही चीज फिर आगे जाके मतलब कोयला बन जाती है, कोयला से ही हमें पेट्रोल मिलता है। तो कोई चीज कोयला हमें कैसे प्राप्त होता है? तो जो व्यक्ति है, चीज है, वस्तु है, हम ही जैसे मनुष्य को मार के दफना दिया जाता है तो बहुत समय बाद वो क्या बन जाएगा? कुछ दिन में, मतलब आज से कम 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ लाख वर्ष पूर्व बाद वो क्या बना? वो एक तरह से पूरा जीव बन जाएगा, फॉसिल बन जाएगा, और उसी फॉसिल से हमें कोयला प्राप्त होगा। कोयला से ही फिर हमें उसको और ताप मतलब और ताप दाप देंगे तो पेट्रोल प्राप्त होगा, पेट्रोल, डीजल, यही सारी चीजें। तो बेसिक चीज ये सारी चीजें प्राप्त किससे होती है? तो ये सारी चीजें जीवाश्म से प्राप्त होती है। जीवाश्म क्या है? जो भी इस अर्थ के अंदर दबी हुई चीज है, मतलब ऐसा बोलते हैं ना एस्टेरॉइड, अगर कोई चीज एस्टेरॉइड गिर गया तो ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी तो इसे यहाँ जो भी मनुष्य है, जीव जंतु, सारी चीजें ये दब जाएंगे। तो आज से फिर करोड़ों वर्षों बाद अगर फिर से ये पृथ्वी का स्टेब्लिश होता है, मतलब अर्थ फिर से बनती है, तो उनके लिए फिर हम सब कोयले बन जाएंगे उसी तरह। तो और फिर क्वेश्चन ये है कि कोयला कितने टाइप का होता है? कोयला भी 4 टाइप का होता है। कोयला 4 टाइप का होता है। ठीक है। कहाँ से प्राप्त है, किससे प्राप्त होता है? तो जीवाश्म से प्राप्त होता है। जीवाश्म से कैसे प्राप्त हो? जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर, ताप दाब ज्यादा, ताप प्लस दाब बहुत ज्यादा। ठीक है। तो पहला एंथेसाइट, पहला कौन सा? एंथेसाइट। दूसरा कौन सा है? बाइटुमिन्स। तीसरा कौन सा है? लिग्नाइट। और चौथा का है पीट, ये सबसे खराब होता है। पीट सबसे खराब, सबसे
खराब, जो हम घर में कभी देखे होंगे पहले के जमाने में, अब तो ठीक है अब इलेक्ट्रिक आयरन आ गया, पहले के जमाने में इलेक्ट्रिक आयरन नहीं था, तो ऐसे जो प्रेस होता है, प्रेस के अंदर कोयला डाल के प्रेस किया जाता है, और भी बहुत सारी चीजें आज भी हम कोयले में, तो जो हम घर वर में सारी चीजें यूज करते हैं, जो हमें नॉर्मली देख ले रहे हैं ना, तो वो बहुत सबसे खराब क्वालिटी का कोयला होता है, उसी को बोलते हैं, तो वो सबसे पीट बोलते, उसको क्या बोलते हैं, पीट बोलते हैं। एंथेनाइट सबसे बेस्ट होता है, सबसे अच्छा क्वालिटी का। ये कहाँ से प्राप्त हो, सबसे सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त होता है, सर्वाधिक झारखंड से प्राप्त होता है। इधर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ वाला पूरा एरिया, और मध्य प्रदेश में सिंगरौली हो गई, और महाराष्ट्र के कुछ एरिया से प्राप्त होता है। तो ये कितने कितने परसेंट अच्छा रहता है, 88 से लेके 95% अच्छा है। कौन सा, एंथेनाइट। और बिटुमिन्स कितना है, 75 से लेके 85% तक अच्छा होता है। लिग्नाइट कितना होता है, 60 से लेके 75% तक। ठीक है। लिग्नाइट को एक ब्राउन कोयले के नाम से भी जाना जाता है। लिग्नाइट को किस नाम से जाना जाता है, ब्राउन कोयला, ब्राउन कोयला। ब्राउन कोयला के नाम से किसको जाना जाता है, लिग्नाइट को जाना जाता है। ठीक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन। अब जैसे गोंडवाना लैंड से तो हमारा इंडिया बना, अब इंडिया के अंदर तो ये सारे कोयले हैं ना, तो वही पूछ रहा है कि गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधनों में धातु कर्म कोयला मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये दामोदर घाटी से प्राप्त होता है। कहाँ होता है, दामोदर घाटी से। ठीक है, झारखंड में दामोदर नदी बहती है। ठीक है, आगे चले, अगला क्वेश्चन है, भारत अपनी स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पर ठीक है, इसमें कम से कम सारी चीजें कवर हो जाएंगी। भारत अपनी स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है, तो आंसर है 7। 7 में से देखो, ये है इंडिया का मैप। ठीक है, किसके किसके साथ, अब इधर है, ये है चाइना, इधर है पाकिस्तान, ये यहाँ पास होता है अफगानिस्तान, इतना एरिया अफगानिस्तान से टच करता है। 1 2 3 हो गया, यहाँ है बांग्लादेश, ये है नेपाल, ये है भूटान, और इधर क्या है, इधर है म्यांमार। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्वेश्चन कितने देशों से मतलब अपनी बाउंड्री टच करता है, तो 7। कौन कौन से, मतलब देखो, पाकिस्तान, ऊपर जाओगे अफगानिस्तान, इधर आ गए चीन, चीन के जस्ट नीचे नेपाल, फिर भूटान, फिर इधर आ गए म्यांमार, इधर आ गए बांग्लादेश। ठीक, एक ये हुआ, कितने देश से साझा करता है, तो 7 देश से। ठीक है, सर्वाधिक, अब क्वेश्चन ये पूछे कि सर्वाधिक किससे करता है, सर्वाधिक किससे करता है, सर्वाधिक बांग्लादेश से करता है। कितने कितने मतलब कितना ज्यादा, तो 4096 किलोमीटर, सर्वाधिक 4096 बांग्लादेश के साथ, और फिर सेकंड नंबर पे है चाइना, चाइना के साथ 3480। ठीक है, पाकिस्तान के साथ 3323, और ये सबसे कम किसके साथ, अफगानिस्तान 105, 102 किलोमीटर, सॉरी 102 किलोमीटर। ठीक है, 102 की सिर्फ उसमें भी हम डायरेक्ट साझा नहीं कर रहे, आपको पता है कि इधर ये वाला कौन सा एरिया, ये है पीओके, और ये है अक्साई चीन इधर, तो ये पीओके वाला ही एरिया टच करता है अफगानिस्तान को। ठीक है, आप क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है इसको, तो इधर इस वाली लाइन को क्या बोला जाता है, इस वाली लाइन को रेड क्लिफ। कौन सी लाइन है ये है रेड क्लिफ लाइन। कौन सी, रेड क्लिफ, रेड रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा कौन सी है, तो रेड क्लिफ लाइन है। और इसी देखो, यहाँ ही पहले यहाँ भी तो पाकिस्तान ही था ना, तो इसको भी अलग करने वाली रेखा कौन सी है, रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ। और इधर इधर चीन और भारत को अलग करने वाली रेखा कौन सी है, मैकमोहन। कौन सी, मैकमोहन रेखा। ठीक है, और म्यांमार का पुराना नाम आप मुझे बताओ क्या था, म्यांमार का पुराना नाम क्या था। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जैसे पाकिस्तान से कौन कौन से स्टेट बॉर्डर बनाता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। किस कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और डायरेक्ट जो बना रहा है, और जम्मू कश्मीर। ठीक, कौन कौन सा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ठीक है, और चाइना के साथ कौन कौन सा वो मतलब
बॉर्डर बना रहा है तो चाइना के साथ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर फिर नेपाल आ जाता है, भूटान, बीच में कौन सा है, सिक्किम, सिक्किम और उधर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, कौन कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इधर जम्मू कश्मीर, ठीक है। क्वेश्चन एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो तीन तीन मतलब देशों से मतलब अपनी सीमा साझा, मतलब तीन विदेशी भूमियों से अपनी सीमा साझा करता है, ऐसा एक क्वेश्चन है, तो वो कौन सा है आप बताओ। देखो ये है, इधर इधर देखो सिक्किम, ये है ना सिक्किम, सिक्किम कहाँ, ये बिल्कुल टॉप पे है, इधर है भूटान, इधर है नेपाल और इधर क्या है, चाइना, तो किसके किससे साझा कर रहा है, तो नेपाल, भूटान, चाइना, तो ऐसा कौन सा स्टेट है, वो है सिक्किम, कौन सा है, सिक्किम, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा है, मतलब जो उस स्टेट की जो बाउंड्री लाइन है वो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरी हुई है, तो वो है त्रिपुरा, कौन सा स्टेट है, त्रिपुरा, ये याद रखना, ठीक है। बाकी आपको पता है कि कोस्टल लाइन पिछले साल चेंज होगी, पहले 7,560 किलोमीटर, अब 11,656 किलोमीटर, 11,056 किलोमीटर, ठीक है, ये नई कोस्टल एरिया लाइन है, ठीक है। ये है इंदिरा कॉल, ये है इंदिरा पॉइंट, और इसको बोलते हैं इधर टॉप, ये है बॉटम, और ये है सारे आइसलैंड, इंदिरा कौन, और इन दोनों को अलग कौन करता है, जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका को अलग करने वाला, तो चैनल कौन सा है, पाक जल संधि, क्या बोला जाता है, जो पाकिस्तान और इंडिया को अलग करती है उसको क्या बोला जाता है, कौन सी संधि बोला जाता है, तो पाक जल संधि, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन तो वही था, मतलब भारत अपनी स्थलीय सीमाएं कितने देशों के साथ साझा करती है, तो 7, और ये सारी चीजें जो बता दी इसको याद रखना, आता है पूछ लेता है कभी कभी, क्योंकि ये भौतिक मानचित्र में मतलब बहुत बेसिक सी चीजें, आपको अपने देश के बारे में कितनी नॉलेज है, ठीक है। बाकी आपको ये पता होगा कि 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी डोंगी और समुद्री कछुए पाए जाते हैं, मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो मतलब एक तरह से किस बायोस्फीयर रिजर्व में जो लुप्त हो रही समुद्री स्तनी डुगोंग और समुद्री कछुए पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, किसमें, तमिलनाडु, ये कहाँ है, तमिलनाडु में, कहाँ है ये, तमिलनाडु में। अब देखो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में कितने हैं, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व तो टोटल है 18, ठीक है, ये देखो मैं मैप में दिखाती हूँ, देखो ये टोटल कितने, 18 है, ठीक है। कहाँ कहाँ से, अब देखो सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा है, ये भी पूछ लेगा, इसी में सबसे बड़ा फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट बायो रिजर्व, तो नीलगिरी, फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट है नीलगिरी, कितने स्टेटों से ये बिलोंग करती है, 3, कौन कौन सा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, ठीक है। आपको पता है ये पश्चिमी घाट में है, पश्चिमी घाट का वो मतलब जो पश्चिमी घाट है उसका लास्ट पॉइंट होता है नीलगिरी पर्वत, ठीक है। इसी में बाबा बुदान की पहाड़ी है जिसमें सबसे पहले क्या बोई जाती, कॉफी सबसे पहले इसी मतलब नीलगिरी पर्वत में उगाई गई थी, ठीक है। तो पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, नीलगिरी, इसको कब बनाया गया था, 1986 में, कब, 1986 में, ठीक है। किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे सर्वाधिक, हाँ देखो, और सबसे लास्ट कौन सा बना है, मध्य प्रदेश में जो पन्ना है सबसे लास्ट में बना है, 18वें नंबर का कौन सा है, तो वो है पन्ना, और सबसे छोट देखो पहला कोल्ड डेजर्ट कौन सा है, हिमाचल, सबसे ज्यादा कोल्ड डेजर्ट, तो अगर पूछे कि सबसे कोल्ड डेजर्ट वाला कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है, नंदा देवी है उत्तराखंड में है, नोकरेक कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, ड्रिबो साइकोवा कहाँ है, असम में है, कक्ष कहाँ है, गुजरात में है, पंचमढ़ी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, मानस कहाँ है, आसाम में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, शहद
शहद गली है, इसे अन्ना मलाई, अगस्त मलाई महाराष्ट्र में, नीलगिरी मैंने बताया कर्नाटक, केरल, तमिल, 3 राज्यों से मतलब सीमा साझा करता है। और सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, ठीक है, कौन सा है, नीलगिरी है। गुल्फ आर मन्नार तमिलनाडु में है, और अगस्त मलाई केरल में है। श्री वेंकटेश्वर है कहाँ, आंध्र प्रदेश में है। सिमलीपाल का ओडिशा में है। ईट खासी हिल्स कहाँ है, खासी हिल्स, गारो खासी जयंतिया मैंने बताया था कहाँ है, मेघालय में है। गारो खासी, खासी में सर्वाधिक कौन सा है, माशिनराम है। माशिनराम में विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, खासीराम में कहाँ है, मेघालय में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मणिपुर में है, फिर मिजोरम में है, एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 है, ठीक है। ये याद रखना, पहला कौन सा था, नीलगिरी था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सर्वाधिक जो कछुए विलुप्त होने की कगार में है, वो किस समुद्री स्थली में है, तो मन्नार की खाड़ी में है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु में है, ठीक है। आगे चले, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार की गारंटी देता है। मैंने बताया था आपको फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, 6 है। कौन कौन से, 14 से लेके 32 तक। 32 को बोलते हैं भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा बोला है। संविधान 14 से लेके 18 तक समता का अधिकार, मतलब समानता का जो भी अधिकार है वो 14 से लेकर 18। दूसरे में है 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, 19 जिसमें, और इमरजेंसी के टाइम पर कौन सा कभी खत्म नहीं होता, 20-21 कभी नहीं खत्म होता, इमरजेंसी के टाइम पर 20-21 नहीं खत्म हो सकता, ठीक। 19 नंबर में है, कहीं भी समता का अधिकार में स्वतंत्र, समता का अधिकार स्वतंत्र। दूसरे में क्या, 19 से लेके 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें से 19 है कहीं भी आप घूम सकते हो, बैठ सकते हो, उठ सकते हो, जा सकते हो, कहीं भी आप मतलब सम्मेलन कर सकते हो। तो मतलब ऐसी ये भी सब चीजें करनी है, पर ऐसी नहीं करनी है कि किसी दूसरे को परेशानी हो, ठीक है। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार की गारंटी देता है, कौन सा देता है। तो आपको मैंने बताया था कि 19 नंबर में कितने क्लॉज है, 19 नंबर में देखो, पहली बात तो 6 क्लॉज है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, इसमें ई एफ जी एच, ठीक है, एफ नंबर तक, ई एफ जी नंबर तक है, जिसमें से एफ नंबर को हटा दिया। एफ नंबर को क्यों हटाया, क्यों, क्योंकि इसमें भूमि का मतलब भूमि से रिलेटेड था। क्यों, क्योंकि पहले हम आपको पता है कि पहले मैंने बताया था फंडामेंटल राइट्स 7 थे, अब 6 है, जिसमें 7 में एक को हटा दिया। एक को कौन से किसको हटाया है, तो भूमि संबंधी जो अधिकार था उसको हटा दिया गया है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको हटा दिया गया। तो एफ नंबर में भी भूमि से रिलेटेड ही चीजें थी, इसीलिए अब एफ नंबर को भी हटा दिया और आप बचे हैं केवल 6, ठीक। इतनी बेसिक चीजें आपको मैं बता चुकी हूँ, और अब इसलिए मैं लिखूंगी नहीं, ठीक है। अब मैं बताती हूँ 19 में मैंने बताया 6 क्लॉज है, 6 में क्या क्या है, जैसे मैंने बताया ना, बात करने के व्यक्ति, आप कहीं एक जगह सम्मेलन कर सकते हो। देखो 19A में क्या है, वाक की अभिव्यक्ति, वाक मतलब होता है, वाक मतलब बोलने की अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता। दूसरी 19B में क्या है, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता। अभी जैसे ये स्टूडेंट वाला प्रोटेक्शन हो रहा था, मतलब प्रोटेस्ट हो रहा था यहाँ क्या बोलते हैं दिल्ली में, तो वही बिना हथियार के शांतिपूर्ण आप धरना प्रदर्शन कर सकते हो, ठीक है। 19B में है। तीसरे 19C में है संघ और संगठन बनाने की संगत, आप संघ बना सकते हो, आप गुट बना सकते हो, मतलब ऐसे ग्रुप बना सकते हो, बस ग्रुप कैसा होना चाहिए, किसी को परेशानी नहीं हो उस ग्रुप से, ठीक है। तो ये इसकी स्वतंत्रता है। भारत में राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की, राज्य क्षेत्र ऐसा कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनके अंदर आप स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो, ठीक है, इसकी स्वतंत्रता है। ई नंबर में भारत के किसी भी भाग में निवास करने की, बसने की स्वतंत्रता। 19E में लिखा है भारत के अंदर जितने भी स्टेट है उसमें आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी आप रह सकते हो जमीन लेकर, ये आपकी स्वतंत्रता है, ये आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। एफ में था, ये देखो, संपत्ति के अधिकार, संपत्ति अर्जित करने, रखने और बेचने की स्वतंत्रता, इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। 44वें कॉन्स्टिट्यूशन 1978 द्वारा, 1978 1976 होगा, इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद और देखो, पेश, व्यवसाय और व्यापार करने की, आप देश के अंदर कहीं भी रह के आप व्यापार कर सकते हो, पेश कर सकते हो, और घूमने तथा निवास, ये सारी चीजें मैंने बताई दी। याद करिए 6 स्वतंत्रताएं, 19 2 से 6 उचित प्रबंधन, उचित 2 इसमें से 9 1 में है 6 स्वतंत्रताएं, ठीक।
अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसा कौन कौन सा आर्टिकल है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो केवल विदेशियों मतलब केवल भारतीयों को, तो भारतीयों को मैंने तो 19 20 19 19 20 19 20 29 30 और 32 किसको 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 प्राप्त है, केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, तो जिसमें से 19 नंबर का नागरिक केवल नागरिकों भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। ठीक है, 19F संपत्ति के अधिकार को हटा, मौलिक अधिकार से हटे संपत्ति का अधिकार, अब अनुच्छेद हाँ इसको हटा के कौन से आर्टिकल में जोड़ दिया गया, 300A में जोड़ दिया गया, किसके किसमें, आर्टिकल नंबर 300A के अंतर्गत अब जोड़ दिया गया। ठीक, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्या बोलते हैं, अनुच्छेद का कौन सा खंड भारत में क्षेत्र स्वतंत्र रूप से घूमने की गारंटी देता है, तो कौन सा दे रहा है, अभी मैंने बताया तो बी नंबर, कौन सा दे रहा है, बी नंबर। ठीक, घ, तो ये क्या आंसर क्या होगा इसका, सी नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवाद सिद्धांत है। ये मैं आपको कम से कम आज 4 दिन से पढ़ा रही। देखो मैंने बताया था डीपीएसपी कितने हैं, डीपीएसपी हम आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक है। ये हमारे डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया है। ये राज्य को प्राप्त है। डीपीएसपी किसके लिए होता है, राज्य के लिए होता है, कि मतलब राज्य का कर्तव्य जो लोगों के प्रति है, अपने जनता के प्रति राज्य का जो कर्तव्य है वो किसके अंतर्गत आता है, वो होता है डीपीएसपी के अंतर्गत। ठीक है, डीपीएसपी का उल्लंघन होने पर आप कोर्ट नहीं जा सकते, और ये कोर्ट में जस्टिसेबल नहीं है, आर्टिकल नंबर 38 ये बोलता है। ठीक, और बाकी 36 में मैंने आपको बताया समान कार्य के समान वेतन, 39 जस्टिसेबल नहीं है, 36 एक मतलब ऐसे राज्य की स्थापना जो लोग कल्याणकारी राज्य की, तो मतलब ऐसे राज्य की स्थापना जो लोगों के कल्याण के रिलेटेड हो, मतलब ऐसा कि उस स्टेट में हर चीजों की सुविधा होनी चाहिए जो लोगों के लिए फायदेमंद हो। 10 और 40 में है पर्यावरण वो नहीं मतलब इस ग्राम पंचायत, 40 में है, 41 दिल्ली में पूछे, 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसमें है, आर्टिकल नंबर 44। 50 में है कार्यपालिका न्यायपालिका का विभाजन है, और 51 में है शांतिपूर्ण मतलब शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। और 51A में मैंने बताया कि इसको 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसमें सिर्फ स्टार्टिंग में पहले सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य थे इसमें, और इसमें अभी प्रेजेंट टाइम पे 11वां है। 11वां कब जोड़ा गया था, 2009 में जोड़ा गया था, जिसमें सरकार की स्थिति अटल बिहारी वाजपेयी जी की 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 2002 में। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलवाना ये माता पिता का अभिभावक का कर्तव्य है। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बता चुकी है। तो मैंने आपको ये बताया था कि देखो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक, 51 में अपने मतलब ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है, परंतु लोगों ने अपने पढ़ने के हिसाब से इसको 3 भागों में बांटा गया। एक समाजवाद, दूसरा देखो स्टार्टिंग में जैसे आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 40 तक समाजवाद, मतलब हमारा समाज कैसा होना चाहिए, ये इससे रिलेटेड सारे आर्टिकल्स हैं। और फिर गांधीवाद, दूसरा है गांधीवाद, आर्टिकल मतलब 41 से लेके 46 तक, आर्टिकल 41 से लेके 46 तक। 46 में क्या लिखा है, वन्य जीव और पर्यावरण की सुरक्षा, ये किसमें, आर्टिकल 46 में। तो ये किसमें है, ये गांधीवाद, मतलब जो गांधी जी थे उनकी विचारधारा यही न थी कि मतलब हमें पर्यावरण की भी सुरक्षा है, जीव जंतुओं के प्रति भी हमें प्रेम की रक्षा करनी है, और ऐसा स्टेट होना चाहिए जो हर किसी के लिए समान मतलब कानून हो। तो उसके लिए हमने दूसरे पार्ट को बोल दिया गांधीवाद सिद्धांत, और तीसरे वाले पार्ट को बोल दिया है हमने उदारवाद। ठीक है, और एक चीज और याद रखो, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड मैंने बताया आर्टिकल नंबर 44 है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करने वाला पहला राज्य कौन सा, उत्तराखंड है। और 2025 में किसने पास किया है, गुजरात ने पास किया, और लेटेस्ट अभी 2026 में पास किया है आसाम ने। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला स्टेट कौन सा है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया है, तो वो है आसाम। ठीक है,
अब आते क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांतों को गांधीवाद सिद्धांत बताता है? मैंने अभी बताया न्यायपालिका कार्यपालिका ये नहीं है, ये तो पूंजीवाद के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है? पूंजीवाद, पूंजीवाद, पूंजीवादी के अंतर्गत आएगा। ग्राम पंचायत का संगठन तो ये किसके इसकी भाई गांधी जी के ही तो सिद्धांत है ना कि जैसे देखो बड़े स्टेट में तो बड़े लोगों के लिए जो जिनकी जान है पहचान है, परंतु एक ऐसा भी तो एक तरह से मतलब जमीन से जुड़ने का सबसे बड़ा सिद्धांत लोगों में किसने नहीं दिया था? वो दिया था गांधी जी ने। तो ग्राम पंचायत, हर गांव में एक ग्राम पंचायत, ये किसने सिद्धांत दिया था? ये गांधी जी ने दिया था। सीधी सी बात है, यही पूछ रहा है गांधी जी का सिद्धांत किससे रिलेटेड है? तो ये है आर्टिकल नंबर, मतलब ये आर्टिकल नंबर ये भी लिख दे, चलो आर्टिकल 40 है ये, और ये गांधीवाद है। ठीक है, समान नागरिक संहिता कानून ये भी है मतलब गांधीवाद, गांधी जी से ही रिलेटेड। और समान कार्य के समान वेतन, ये है समाजवाद। ये कौन सा है? समाजवाद। समान कार्य के समान वेतन की मतलब आर्टिकल नंबर 39 ए में लिखा, इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। मतलब ऐसा कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर कोई भी व्यक्ति एक ही कंपनी में काम कर रहा है तो उसमें किसी को वेतन के उसमें भेदभाव नहीं होगा। जितना वेतन पुरुष को मिलेगा उतना ही महिलाओं के लिए है, वही समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक, आगे चले। ताकि देखो ये मैंने लिख दिया आर्टिकल 38 सामाजिक व्यवस्था, 39 कुल सिद्धांत जीवन इस संपत्ति का अधिकार, 39 न्याय एवं समान पहुंचे, समान न्याय के लिए समान वेतन, 41 40 में ग्राम पंचायत 41 में काम शिक्षा, 41 में मैंने बताया कि देखो काम शिक्षा मतलब राज्य से हमें, राज्य में हमारा ये कर्तव्य है कि राज्य से हम अपने लिए काम शिक्षा ये हम मांग सकते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, ये 41 और 42 में है मानवीय कार्य परिस्थितियों एवं मातृत्व की राहत। मतलब राज्य जो है ऐसे, राज्य जो है उद्योग लगाएगा जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। प्लस जो मैटरनिटी लीव है, जो महिलाओं को मतलब गर्भधारण के समय जो 9 मंथ की लीव मिलती है, तो वो इसी में लिखा है, आर्टिकल नंबर 43 में लिखा है। आर्टिकल 45 में, वही 44 में मैंने बताया, आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड 45 में लिखा है बालकों के लिए निःशुल्क। आर्टिकल नंबर 45 में क्या लिखा है? 0 से लेके 6 वर्ष के बच्चों को, कितने? 0 से लेके 6 वर्ष के बच्चों को जो उनका भरण पोषण है तथा जो आंगनबाड़ी वाली जो व्यवस्था है, वो सारा काम किसका कर्तव्य है? ये काम कर्तव्य है राज्य, मतलब राज्य का ये करना कर्तव्य है। ठीक है, ये किसमें लिखा? आर्टिकल नंबर 45 में लिखा। आर्टिकल 47 पोषण स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य। भाई ऐसा मतलब हर किसी को रोजगार देना, स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ये सारी चीजें हैं आर्टिकल 47 में। पर्यावरण और वन की हमें सुरक्षा करनी चाहिए, 48 ए में लिखा है। 48 में लिखा है कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन अगर कर रहे हैं तो कुछ ही, हाँ जैसे आप देखते हो कभी ओला पड़ जाता है, कभी कुछ भी हो जाता है, तो ऐसे में इन सब की देख रेख ये राज्य का कर्तव्य है कि किसानों की देख रेख में उनकी हेल्प करें। ठीक है, और 39 में राष्ट्रीय महत्व की स्मारक, 49 में है जो हमारी पुरातात्विक चीजें, हमारे देश में जो पुरातात्विक चीजें जैसे इंडिया गेट हो गई, ताजमहल हो गई, ये सारी चीजें हमारे पुरानी चीज वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इनकी सुरक्षा करना। जो जिस स्टेट में, जैसे मेरे मध्य प्रदेश में भीम बेटिका बहुत पुरातात्विक चीज है, तो मध्य प्रदेश सरकार का ये कर्तव्य है कि भीम बेटिका की सुरक्षा और समृद्धि, मतलब उसको एक तरह से बनाए रखना, उसको जीवित रखना। ठीक है, ये राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 50 में वही न्यायपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण। ठीक है, और 51 में मैंने बताया समानकालिक के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन। ठीक है, आगे चले। आर्टिकल क्वेश्चन नंबर अगला, आर्टिकल अनुच्छेद 352 से के अंतर्गत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? आज सारे मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन है, समझ रहे हो। आज सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करवाते क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। आर्टिकल 19 आपको पता है कि देखो इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित की गई थी? तो इसका आंसर तो होगा जब पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया था, सॉरी पहले पाकिस्तान अटैक करता है कब? 1962, 61 से लेके 65 तक। ठीक है, देखो क्यों? क्योंकि 1962 में पाकिस्तान अटैक कर देता है, 1962 में चाइना अटैक कर देता है, और उससे 1965 में वो 64 में
ये पाकिस्तान अटैक कर देता है, तो उस समय इमरजेंसी लगाई थी। पहली इमरजेंसी तभी लगी थी। अब इमरजेंसी कितने टाइप की होती है? इमरजेंसी 3 टाइप की होती है। आपातकाल कितने टाइप का होता है? आपातकाल 3 प्रकार का होता है, ठीक है? देखो, पहली बात तो आपातकाल, आप आपातकाल, इसका उल्लेख कौन सा है? भाग कौन सा है? भाग 18, ठीक है? भाग 18 3 प्रकार का होता है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल इमरजेंसी, नेशनल नेशनल इमरजेंसी। दूसरी होती है स्टेट इमरजेंसी। तीसरी होती है वित्तीय आपातकाल, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है? तो आज तक में लगा कौन सा है? तो लगा है ये वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है। और तो आज तक 3 बार, तो कितने बार इमरजेंसी लग चुकी है? 3 बार लग चुकी है। पहली बार मैंने बताया तो कौन सी लगी थी? नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। कौन कब कब लगी है? 1900, अरे यार एक सेकंड रुकना, कब कब लग चुकी है? 1962 में, 1962, 1964, सॉरी 1964, 1965 में नहीं, ये पाकिस्तान ने अटैक किया था 1965, और यही मतलब 1976, 1976 इसी में जो अभी 25 जून को संविधान हत्या दिवस बनाने की घोषणा हुई है ना, इसी में होती है। क्यों? क्योंकि मतलब ये दोनों तो लीगल तरीके से लगती है, और ये जो है अनलीगल तरीके से लगती है। कौन लगाता है? इंदिरा गांधी लगाती है। मतलब कुछ ऐसा उनका इंटरनल वो तो इसी को बोलते हैं। 25 जून को अभी 2025 में घोषणा हुई, 25 जून को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? विश्व मतलब मतलब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा 25 जून को। कब लगाई थी? तो 25 जून 1976 को लगाई गई थी, ठीक है? मतलब ऐसा उन्होंने बोला था कि आंतरिक सुरक्षा का उल्लेख, पर ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उनका पोस्ट पॉलिटिकल कैरियर ऐसा कुछ होता। बाकी आप सारी चीजें, बाकी इन सब चीजों देखो। तो 1962 में कब लगाई थी? चाइना ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। 1965 में जब हमारे ऊपर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। स्टेट इमरजेंसी, अरे इसको बोलते हैं ना कि अरे स्टेट इमरजेंसी जब क्या बोलते हैं? स्टेट में राष्ट्रपति शासन, स्टेट इमरजेंसी के अंतर्गत क्या आता है? राष्ट्रपति शासन। इसके अंतर्गत क्या आता है? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ठीक है? संविधान हत्या हत्या दिवस, ठीक। तो राष्ट्र अभी हाल ही में दो किसका किसका खत्म हुआ है? मणिपुर में। आपको पता है मणिपुर में पिछले साल मतलब कुकी और मैती जनजाति है, इनका दोनों दोनों लोगों का आपस में बहुत ज्यादा इधर उधर हो रही थी। वहां की जो मतलब एक तरह से फिर वहां की सरकार, वहां की जो सीएम होते हैं वो इस्तीफा दे देते हैं, और वहां पास क्या लग जाता है? वहां लग जाता है ये राष्ट्रपति शासन लगता है। और 2026 में अभी मार्च या अप्रैल में अजय अजय सिन्हा वहां के नए सीएम बने हैं, और वहां से फिर राष्ट्रपति शासन हटाया गया है। तो राष्ट्रपति शासन कितने पहले 6 महीने के लिए लगता है, परंतु अगर स्थिति सही नहीं हुई तो फिर से बिल पेश करवा के 1 हफ्ते के अंदर वो बिल पेश हो जाना चाहिए राज्यसभा और लोकसभा से, और उसको स्टैंड कर दिया जाएगा, ठीक है? और वित्तीय आपातकाल आज तक कभी नहीं लगा है, कभी नहीं लगा है। एक चीज ये पूछता है कि जो ये नेशनल इमरजेंसी है, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल किस किस बेस में? जैसे जब ये इंदिरा गांधी वाला केस हो जाता है, इसके बाद एक चीज हटा दी। पहले क्या था कि अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस है तो आप मतलब लगा सकते हो। अब उसी की जगह पे इंटरनल डिस्टेंस मतलब आर्मी डिफेंस, मतलब आर्मी रेगुलेट को कर दिया। मतलब ऐसा देखो, एक तो आप तब लगाओगे जब आपके देश में बाहर से कोई अटैक हो रहा है, तब आप लगा सकते हो नेशनल इमरजेंसी, ठीक है? एक होता है अगर आंतरिक सुरक्षा, मतलब देश के अंदर बहुत ज्यादा दंगा फसाद ये सब
सारी चीजें हो रही तब आप लगा सकते हो। और तीसरे में क्या लगा सकते हो, आर्मी तो जो यही दूसरी वाली थी जिसमें अगर देश के अंदर दंगा फसाद हो रहा तो आप डायरेक्ट अब नहीं लगा सकते हो। अब पहले ऐसा सिर्फ आप लगा सकते थे दंगा फसाद, अब ये होगा कि अगर दंगा फसाद हो रहा है और अगर आर्मी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही तब आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो। उसको अब उसका मतलब बेस चेंज कर दिया गया है। और क्या बता रही थी, और चेंज कर दिया गया, बेस चेंज कर दिया गया। हाँ, और पहले कैसे, पहले था कि जैसे आप लगा कैसे सकते हो, जो बिल होगा बिल को आपको पहले लोकसभा में पास करना पड़ेगा, लोकसभा मतलब से राज्यसभा में, जब तक बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 50% बहुमत के साथ पास होना चाहिए तभी राष्ट्रपति शासन मतलब नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय मतलब इमरजेंसी लग सकती है। और इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि उन्होंने ये कुछ नहीं किया, इन्होंने सीधे मतलब राष्ट्र, ये देखो घोषणा कौन करता है, वो राष्ट्रपति करेगा, परंतु मतलब करना किसका काम है, ये प्रधानमंत्री का काम है। तो इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति को बोला, राष्ट्रपति ने तो मतलब ऐसे रेडियो पर उन्होंने बोल दिया कि नेशनल इमरजेंसी लग गई है। तो इसीलिए बेस चेंज कर दिया गया कि अब आप ऐसे नहीं लगा सकते जब तक आपको बिल दोनों सदनों से पास करवा नहीं, जब तक आप बिल दोनों सदनों से पास नहीं करवा सकते तब तक इमरजेंसी नहीं लग सकती। दोनों सदनों से पहले बिल पास होना चाहिए, उसके बाद फिर राष्ट्रपति साइन करेंगी और फिर राष्ट्रपति उसकी उद्घोषणा करेंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करना, प्लीज सब्सक्राइब करना। आज काफी ज्यादा क्लास हो गई है, बाकी इसके आगे से मैं कल पढ़ा दूंगी। ठीक है, थैंक यू। सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू। Welcome to Study with Arpana. Don't forget to like, share it with your friends, and subscribe to our channel. Press the bell icon for watching.